This is the second most prominent type of common secondary structures found in protein. Okay, that is beta conformation. Okay, in beta conformation, you will find beta sheet and beta fold, two types of conformation. And in the beta sheet also, there are again two types. So the beta conformation organizes polypeptide chains into sheets. Sheet, समझ रहे हो sheet का मतलब सरफेस जैसा. ओके, अल्फा हेलिक्स क्या कर रहा था, ऐसे था लॉन्गिट्यूडनल, और ये हो जाएगा, इट विल क्रिएट द सरफेस in the protein when multiple segments of the same polypeptide chain align together. दिख रहा है मेरा ड्राइंग? यस सर। तो ये हो गया आपका बीटा शीट. अब कहोगे कैसे, यहाँ तो ब्रेक दिखा रहे हैं. ओके, तो अंडरस्टैंड इट लाइक दिस. Residues responsible in this segment region is forming a zigzag structure like this. और उसके बाद रेसिड्यूज कुछ अलग तरह के हैं. तो यहाँ ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, क्वाइल्ड स्ट्रक्चर, फिर ऐसे. ओके, फिर ये आया इधर से, ये टर्न यहाँ से शुरू हुआ, ये रस्सी ऐसे ऐसे आया, घूम के आया, फिर ये अलाइन हो गया टू दैट सेगमेंट ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन. फिर आया ऐसे ऐसे, फिर ये यहाँ पर मान लो कि बहुत ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन नहीं, सेगमेंट नहीं है, एक टर्न है बस. यही होता है बीटा टर्न. ओके, एक टर्न है, इस टर्न में प्रोलीन रेसिड्यूज रहते हैं. दो तरह के टर्न होते हैं, एक में प्रोलीन रेसिड्यूज है, एक में ग्लाइसिन रेसिड्यूज है, टाइप 1 टाइप 2. उसके बाद अब ये हो गया एंड पॉलीपेप्टाइड चेन का कार्बोक्सी टर्मिनल. सपोज ये अमीनो टर्मिनल था. अब दिस पॉलीपेप्टाइड चेन एंड मान लो, चेन का एंड नहीं, पॉलीपेप्टाइड कोई प्रोटीन है, बड़ा प्रोटीन, उसका एक सेगमेंट, उस सेगमेंट का ये अमीनो टर्मिनल एंड है, कार्बोक्सी टर्मिनल एंड है. ओके, सो सी दिस इज बीटा शीट. ओके, ये तो एग्जांपल में भी हम फिगर के लिहाज से 3 ही बनाया, हो सकता है और भी हो सकते हैं. ठीक है, तो ये फ्लैट है या सर उठा हुआ या धंसा हुआ है सर? जिगजैग जो है इसका शेप सर फ्लैट है या सर उठा और डाउन है सर, अप एंड डाउन है? हम बता रहे हैं, वो सब हम बताएंगे. पहले 3 डायमेंशनली भी बताएंगे. पहले आप इसको मेन बैकबोन को समझ लीजिए राहुल जी. ठीक है, बैक वो प्लेन के संदर्भ में होगा. ठीक है ना, जो आप कह रहे हैं. तो देखो प्लेन्स भी जो है, ये एक क्या है, पेप्टाइड ग्रुप है. हर एक पेप्टाइड ग्रुप में क्यों सी अल्फा, सी अल्फा बाउंड्री पर है, कल बताए थे. ये सब होते हैं कोप्लेनर, ये 6 एटम्स एक ही प्लेन में है. लेकिन सी अल्फा जो है इस 6 एटम्स का, ये दोनों एडजेसेंट प्लेन का कॉमन पॉइंट है, ये इस प्लेन में भी है. ओके, सी अल्फा इज इन दिस प्लेन ऑल्सो. सो और ये प्लेन एक झोपड़ी जैसा जो बना, बिकॉज ऑफ certain angle of the dihedral, certain values of the dihedral angles present in this peptide and this peptide group. Okay, तो इसकी वजह से हुआ. और सेम है वो डायहेड्रल एंगल थ्रू आउट दिस सेगमेंट, तो इसलिए इस तरह से प्लेन हो गया. ये प्लेन है उसका. ओके, समझ रहे हो, हम ये समझाए आपको बॉन्ड का लेंथ के हिसाब से, ताकि पहले आप ये समझ लो बॉन्ड का जो लाइन है. उसके बाद ये प्लेन कैसे बन रहा है, चूंकि आर ग्रुप, ओके, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन जो अटैच्ड हैं इस मेन लाइन से, अदर एटम्स, ओके, उनका प्लेन कहाँ पर है.
ठीक है, तो एक्चुअली क्या है, ये ऑक्सीजन है रेड वाला और ये व्हाइट है, दिख रहा है आपको पिक्चर? पहले पहले हम ये समझाना चाहते थे, पहले ये समझ लो सिंपल वाला, तो फिर ये समझने में आसानी होगी आपको। ओके, तो पहले आप, ये हम क्या बता रहे थे आपको, ये हो गया एक तरह से बीटा सीट। ओके, तो बीटा सीट भी दो तरह के होते हैं। ये इन दिस केस दिस इज एंटी पैरेलल बीटा सीट। समझ में आया? एंटी पैरेलल है क्योंकि इस चेन का डायरेक्शन एक, अब इस बीटा सीट के डिफरेंट डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड सेगमेंट्स हैं ये। तो इस पॉलीपेप्टाइड सेगमेंट का डायरेक्शन अमीनो टर्मिनस से कार्बोक्सी टर्मिनस इज इन दिस, व्हाइट इज कॉल्ड एज एंटी एंड फॉर दिस सेकेंड वाला जो लाइन है जिगजैग है, इसका डायरेक्शन किधर हो गया अमीनो और कार्बोक्सी का, क्योंकि ये इधर से घूम के आया इधर, तो इसका अमीनो इधर हो गया, कार्बोक्सी एंड इधर हो गया, तो इसका हो गया डायरेक्शन अमीनो टू कार्बोक्सी इज दिस। और एंड थर्ड वाला जो है उसका ये इधर घूम के आया, कार्बोक्सी टर्मिनस इधर है और अमीनो इधर है, इसका हो गया ऐसे। ठीक है, तो बीटा सी एंटी पैरेलल बीटा सीट्स में जो सक्सेसिव एडजेसेंट बीटा स्ट्रैंड्स हैं, इनको एक को बोलेंगे बीटा स्ट्रैंड। ठीक है, सक्सेसिव बीटा स्ट्रैंड्स है वो एंटी पैरेलल है सब। ठीक है, तो एंटी पैरेलल होने की वजह से यहाँ पर ये जो सेगमेंट है जो दो सक्सेसिव बीटा स्ट्रैंड्स को जोड़ रहा है, जहां पर टर्न है, ज्यादातर एंटी पैरेलल में बीटा टर्न्स होते हैं, इस वजह से 4 अमीनो एसिड रेसिड्यूज का, क्योंकि एंटी पैरेलल जस्ट टर्न है। किसी किसी प्रोटीन में एक बड़ा भी मिलता है पॉलीपेप्टाइड सेगमेंट, हो सकता है ये यहाँ पर अल्फा हेलिक्स बन जाए इस सेगमेंट में, और फिर अल्फा हेलिक्स कंटिन्यू हो रहा है बीटा स्ट्रैंड में, इस तरह से हो सकता है। लेकिन पैरेलल बीटा सीट जो है वो उसका डायरेक्शन सेम रहता है बीटा स्ट्रैंड का। अब कहोगे ये कैसे संभव है, सेम डायरेक्शन कैसे हो सकता है और सीट बन जाएगा? सेम डायरेक्शन इसलिए हो सकता है, मान लो ये हो गया आपका अमीनो टर्मिनस टू कार्बोक्सी टर्मिनस। ठीक है, तो आपका ये दिस इज, पहले इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं विथ डिफरेंट कलर। अब अगर सपोज यहां बना रहे हैं, फिगर बना हुआ है, इसमें समझ लो लाइन में पहले ये एक स्ट्रैंड है, ये स्ट्रैंड का हो गया सपोज दिस एंड इज अमीनो टर्मिनस, अपने मन से कोई भी एक एंड अमीनो टर्मिनस और एक कार्बोक्सी टर्मिनस बना लीजिए। अब कार्बोक्सी टर्मिनस इसका किधर है, निकालते हैं। अमीनो गो टुवर्ड्स अमीनो टर्मिनस टू कार्बोक्सी टर्मिनस, अमीनो टर्मिनस टू कार्बोक्सी टर्मिनस जा रहे हैं, गए, चूंकि ये एंटी पैरेलल है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो इस चेन को फिर यहाँ से एक अमाइनो एसिड रेसिड्यूज कुछ होंगे इस चेन में। अब 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, सोचो नीचे में बीटा सीट है और उसके ऊपर में एक ये पॉलीपेप्टाइड सेगमेंट है। ठीक है, तो ये अमीनो एसिड से कार्बोक्सी टर्मिनस की तरफ गया और जाते जा रहा है, ये अगर यहाँ से ऐसे मुड़ जाएगा तो डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा,
अमीनो टर्मिनस से कार्बोक्सी टर्मिनस की तरफ गया, फिर इधर एक जितना से बीटा स्ट्रैंड का लेंथ था उससे ज्यादा अमीनो एसिड रेसिड्यूज का एक पॉलीपेप्टाइड सेगमेंट है, और फिर मुड़ के आया ऊपर से, फिर इधर ऊपर से या नीचे से, फिर ये इधर इस सेगमेंट में फिर अमीनो एसिड रेसिड्यूज ऐसे हैं जिससे ये स्ट्रैंड बन गया, डायहेड्रल एंगल इस तरह से एडजस्ट हो गया, फिर ये आया यहाँ और फिर दिस विल बी जॉइंट किया, तब हो जाएगा आपका ये फिर कार्बोक्सी टर्मिनस एंड। ओके, तो अब आप देखिए इसमें डायरेक्शन किधर है, अमीनो टर्मिनस टू कार्बोक्सी टर्मिनस इन दिस बीटा स्ट्रैंड, हियर दिस डायरेक्शन। अब इसमें किधर है, अमीनो टर्मिनस टू कार्बोक्सी टर्मिनस इस सेगमेंट में, अगर इसको काट लो यहाँ से, तो इसमें इसको काट लोगे तो इसका अमीनो टर्मिनस किधर होगा, इस साइड होगा इसका भी, अगर ये पैरेलल स्ट्रैंड में है तो। समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो इसका डायरेक्शन भी हो गया दिस सेम, इसमें भी, so this is parallel beta sheet। ओके, इतना समझ में आया ये दोनों बात? Yes, sir. अब इस फिगर में आपको प्लेन के हिसाब से, ये हम समझ लीजिए कि 1 डायमेंशन में समझा है आपको। अब ये 2 डायमेंशन में समझिए, फिर 3 डायमेंशन में सोचिएगा। ओके, इसी 2 डायमेंशन में फिर 3 डायमेंशन भी है, उसको हम रिलेट कर देंगे। मिटा दें इसको। Yes, sir. दिख रहा है आपको पिक्चर? क्लियर है? यस सर। ओके, चलिए अब जल्दी जल्दी समझ लीजिए, इसमें समझने का कुछ नहीं, खुद भी देखोगे तो समझ जाओगे, बताए ही हुए हैं सारा पॉइंट। अब इसमें आप पहचान लो कौन सा है आपका पेप्टाइड बॉन्ड, दिस इज पेप्टाइड बॉन्ड एंड दिस वन इज साई एंग डायहेड्रल एंगल, साई वाला सीसी। ओके, ये सी अल्फा था, और ये कार्बोनिल कार्बन है, कार्बोनिल कार्बन पर ऑक्सीजन है ये रेड वाला, एंड दिस इज नाइट्रोजन ब्लू, एंड व्हाइट वाला ये हाइड्रोजन है। अब देखिए हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन ट्रांसपोजिशन और नॉट, सी ये ऑक्सीजन, हाइड्रोजन इज टुवर्ड्स यू, ऑक्सीजन इज अवे फ्रॉम यू, इट इज इन ट्रांसपोजिशन। ओके, और एक ही प्लेन में है, ट्रांसपोजिशन होने के बाद भी ये एक प्लेन में है। और आपका ये भी एक प्लेन में है, एंड इन दैट प्लेन पेप्टाइड बॉन्ड, रिजिड पेप्टाइड बॉन्ड इज आल्सो देयर। भले ही ये कुछ एंगल पर मुड़ा हुआ है, दिस बॉन्ड एडजेसेंट टू द पेप्टाइड बॉन्ड, ये भी कुछ एंगल पर मुड़ा हुआ है, ये भी कुछ एंगल पर मुड़ा हुआ है, लेकिन है एक ही प्लेन में। ओके, मुड़ा हुआ नहीं है, यस इट इज स्लाइटली मुड़ा हुआ है, तभी इसका एंगल है आपका एक स्पेसिफाइड एंगल है। आपको एक 4.1 टेबल हम पिछले क्लास में दिखाए थे, जिसमें अल्फा हेलिक्स का डायहेड्रल एंगल वैल्यूज बताया हुआ है, बीटा शीट्स का, टर्न का, सबका। ओके, लेकिन ये मेन ये 6 एटम एक प्लेन में है। कौन कौन? ये बैकबोन वाले, जिसमें ये 4 एटम्स और ये एक पेप्टाइड ग्रुप है, दिस इज वन पेप्टाइड ग्रुप। इस पेप्टाइड ग्रुप में एक पेप्टाइड बॉन्ड और 2 अगल बगल डायहेड्रल एंगल वाले एडजेसेंट बॉन्ड्स। ठीक, अब इसके वैल्यूज, अब आर आर ग्रुप है जो ये साइड चेन, आर ग्रुप जो है इस प्लेन के नीचे है और ऊपर है। ओके, एडजेसेंट अमाइनो एसिड्स का एक का आर ग्रुप नीचे है, दूसरे का ऊपर है। समझ में आई बात? और इसी तरह एंड दिस इज ए रिपीटिंग यूनिट ऑफ ए बीटा स्ट्रैंड, ये एक रिपीटिंग यूनिट है, और ऐसे कई सारे रिपीटिंग यूनिट
ये इसको रिपीटिंग यूनिट, सॉरी रिपीटिंग यूनिट आप इसको कह लो, दिस इज नॉट रिपीटिंग, ये इसको रिपीटिंग यूनिट बोलेंगे तो ये यूनिट जो इसका जो है उल्टा हो रहा है थोड़ा प्लेन, यू कैन कॉल दिस एज ए रिपीटिंग यूनिट ऑफ बीटा सीट, ठीक, बीटा स्ट्रैंड of the beta sheet. Okay, this you have understood, beta strand. उसी तरह सारे रिपीटिंग यूनिट्स है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन जो होगा, सेकेंड अगर बीटा स्ट्रैंड इससे अलाइन हो जाए, then it is possible that you can see in the next picture, part B. Can you see this? Yes, sir. Yes, sir. If the second strand, second beta strand, okay, second beta strand if it aligns, second beta strand का कार्बोनिल कार्बन वाला ऑक्सीजन अलाइन हो जाए फर्स्ट वाले बीटा स्ट्रैंड, पहले इसके एडजेसेंट बीटा स्ट्रैंड के हाइड्रोजन के साथ, then it can form a hydrogen bond. In every peptide group you can find one hydrogen bond, and in every repeating unit you can find two hydrogen bonds, adjacent ones. Yes. तो जैसे अल्फा हेलिक्स में हर अमाइनो एसिड अपने तीसरे या चौथे अमाइनो एसिड्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड किया हुआ है, यहाँ भी हर अमाइनो एसिड्स एक ना एक अमाइनो एसिड्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड किया हुआ है। यहाँ नंबरिंग नहीं आएगा तीसरा चौथा कुछ, क्योंकि ये बीटा स्ट्रैंड कितना भी लंबा हो सकता है, और फिर यहाँ पर फोल्ड में भी हो सकते हैं, अगर टर्न है तब तो 4 ही है। ओके, तो उससे जो अलाइन हुआ, सीधा यही कहोगे, जो अलाइन हुआ बीटा स्ट्रैंड, उसके कार्बोनिल कार्बन और हाइड्रोजन कार्बन के बीच में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, दोनों स्ट्रैंड के बीच में। करेक्ट? यस सर। समझ में आया? सिंपल है। तो ये हो गया, ये हो गया आपका, ये इन दिस फिगर they have shown anti-parallel beta strand, beta sheet. So in this you can observe here there is beta turn. Okay, in this beta turn, this is, if you consider this one is carbonyl carbon, ठीक है, of the, this is carbonyl carbon, okay, and this is the R group, so this is one amino acid, okay, and यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, okay, 1 second, if you number it, amino acid इसमें start numbering it, this is one amino acid, number 1, ये हो गया आप उसका, ये है कार्बोनिल कार्बन, और ये हो गया सॉरी, दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज कार्बोनिल कार्बन, एंड दिस इज पेप्टाइड बॉन्ड। ओके, तो यहाँ तक हो गया अमाइनो एसिड 1, और ये हो गया अमाइनो एसिड 2, फिर अमाइनो एसिड नो, दिस इज फिर अगेन अल्फा कार्बन, कार्बोक्सिल कार्बन, ये कार्बोनिल कार्बन, तो दिस इज अगेन अमाइनो एसिड 2, 1 2 3, फिर दिस इज अल्फा कार्बन कार्बोक्सिलिक, ये 4। ठीक है, समझ में आ रहा है? Yes, sir. सर ये जो डबल स्ट्रक्चर है पर्पल कलर का, ये क्या है? डबल स्ट्रक्चर कौन सा?
आर ग्रुप है ना सर? ये ना, ये आर ग्रुप है। कार्बन से अटैच ऊपर से लिया गया है, इसलिए लग रहा सटा हुआ है, वो बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। हाँ, टॉप व्यू है ये। तो टॉप व्यू में देखिए, इसको तिरछा देख रहे हैं टॉप से भी। तो आर ग्रुप जो है वो इस प्लेन के, इस बीटा स्ट्रैंड के ऊपर है या नीचे है। ठीक है, तो देखिए इस अमाइनो एसिड में, इस अमाइनो एसिड में, अब ये 2 था, ये 1 अमाइनो एसिड। इस अमाइनो एसिड में आर ग्रुप देखिए यहाँ दिख रहा है, कार्बोनिल कार्बन के जस्ट नीचे। ओके, ठीक है, ये आर है पर्पल वाला। और इन सेकेंड अमाइनो एसिड देखिए, ये ऊपर में है। तो अगल बगल वाला का ऊपर नीचे, ये इस प्लेन के नीचे है। और यहाँ पर सेकेंड अमाइनो एसिड में आर ग्रुप इज above द प्लेन। इन थर्ड अमाइनो एसिड आर ग्रुप इज बिलो दिस बीटा स्ट्रैंड। सी, कार्बोनिल कार्बन के नीचे है। आ रहा है समझ में? यस यस सर। फिर ऊपर आ गया आर ग्रुप, कार्बोनिल कार्बन पर तो 4 कोवेलेंट बॉन्ड है ना। ठीक है ना, एक हो गया आपका ये जो अमाइन ग्रुप से बना जुड़ा हुआ है CN बॉन्ड, और ये हो गया आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप से, ये कार्बोनिल कार्बन है, CO यहाँ है। ये हो गया आपका कौन, साई बॉन्ड एंगल। ये हो गया फाई बॉन्ड एंगल। ओके, और एक कार्बन एक हाइड्रोजन से भी जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, एसिमेट्रिकल है, कायरल सेंटर है, हाइड्रोजन से भी जुड़ा हुआ है। और इस कार्बन के नीचे आर ग्रुप है, फोर्थ वन इज ऑल्सो डिफरेंट। सो इसलिए ये आर ग्रुप है, देखते जाओ। ठीक है, ये 5वां अमाइनो एसिड। समझ में आया इतना बात? यस सर। अब आगे देखिए, ये हो गया आपके फिर आर ग्रुप ऑफ दिस अमाइनो एसिड। इस अमाइनो एसिड आर ग्रुप नीचे, इसका ऊपर। फिर ये हो गया आपका ये कार्बोनिल था, नहीं ये C अल्फा था। ये हो गया आपका कार्बोनिल कार्बन, और उसका ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन बॉन्डेड है। ओ, ये टर्न नहीं है यहाँ, सॉरी सॉरी, तभी तो मिस्टेक हो रहा था यहाँ, क्या गड़बड़, ये टर्न नहीं है। ओके, यहाँ टर्न को चॉप कर दिया, सिर्फ स्ट्रैंड दिखा रहा है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। कोवेलेंट बॉन्ड तो ये रहा जो अब चेन ग्रो हो, पॉलीपेप्टाइड का बैकबोन वाला। ठीक है, आया समझ में? ये जो नहीं शो किया है। ओके, तो कहीं पर जाके अगर यहाँ बगल में रहता तो टर्न होता, और अगर दूर है, लंबा है, तो कुछ भी फोल्ड वोल्ड हो सकता है। अगर बगल में तुरंत इससे जुड़ा है सक्सेसिवली, बगल में एकदम बगल का बगल, तो 4 रेसिड्यूज का खपत होगा मोड़ने में इसको। ओके, और इस मोड़ने में टर्निंग पॉइंट में प्रोलीन है। सोचो, प्रोलीन का वही जो प्रॉपर्टी था, जिस प्रॉपर्टी की वजह से वह अल्फा हेलिक्स में किंक उत्पन्न कर दे रहा था, अल्फा हेलिक्स को डिस्टर्ब कर दे रहा था, तोड़ दे रहा था प्रोलीन, वो प्रोलीन यूटिलाइज हो रहा है टर्न में। तो सब अमाइनो एसिड का अपना अपना महत्व है। इतना समझ में आया आपको? यस सर। और ठीक है, तो इसमें एक चीज और देखिए, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बिटवीन 2 सक्सेसिव बीटा स्ट्रैंड्स। कार्बोनिल कार्बन पर जो ऑक्सीजन अटैच्ड है उसके बीच में, और कार्बोनिल नाइट्रोजन जो उसके बगल वाला स्ट्रैंड है उससे हाइड्रोजन जो है उसमें। तो हर अमाइनो एसिड में एक हाइड्रोजन बॉन्ड है। ओके, ये भी याद रखोगे, फिगर बनाते समय इसका भी ध्यान रखोगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। और एक चीज का और ध्यान रखोगे एंटी पैरेलल बीटा शीट के स्ट्रक्चर में, सॉरी इसको मिटा देते हैं। क्या ध्यान रखोगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो है 2 सक्सेसिव बीटा स्ट्रैंड्स के अगल बगल वाले, वो एक लाइन में होते हैं, एंटी पैरेलल में, इन वन लाइन। ये 180 डिग्री एंगल बन जाएगा। बट इन एंटी पैरेलल इसमें एंगल होता है। वो हम फिगर में आपको दिखाएंगे।
एंटी पैरेलल में ये हाइड्रोजन बॉन्ड थोड़ा सा एक लाइन में नहीं है, यहाँ के बाद एंगल है, ठीक है। और जब हाइड्रोजन बॉन्ड जो एक लाइन में रहते हैं, इससे इन्वॉल्व एटम्स, एक्चुअली हाइड्रोजन बॉन्ड तो इन दोनों के बीच में है, लेकिन खिंचाव जो हो रहा है, ये चूंकि इलेक्ट्रोनिगेटिव है ऑक्सीजन काफी, वो खींच रहा है नाइट्रोजन से भी इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन से भी इलेक्ट्रॉन खिंचा रहा है, हाइड्रोजन में आया, वहां से भी खिंचाया, यहाँ आया। ओके, तो ये पूरा एक लाइन में स्ट्रेट में एक पुल हो रहा है, तो इसलिए ये वाला जो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग होता है, और एंगल वाला जो होता है वो स्ट्रांग नहीं होता। ओके, तो एंटी पैरेलल बनाओगे तो एक बात का ध्यान रखोगे, ये सीधा, ऐसा नहीं कि ये ऐसे कर दोगे तो वो फिगर आपका गलत हो जाएगा। भले ये सब सही बना दो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को टेढ़ा कर दिया, एक लाइन में रखना। ओके, सब जगह देखो एक लाइन में मिलेगा आपको। इसमें दिख रहा है? यस अब चले पैरेलल बीटा शीट की तरफ। सर, इसमें भी 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, इसीलिए 3 डॉट दिखाया है। नहीं बाबू, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं, हाइड्रोजन बॉन्ड का सिंबल है ये, इस तरह से शो कर सकते हैं। अगर आपका ड्राइंग है, आप पतला लाइन बनाओ तो इसमें 5 घुसा दो, ऐसा थोड़ी है कि 3 ही है। आप 4 लगा दो, ठीक है। देखे थे फिगर में कल जो दिखाए थे अल्फा हेलिक्स का, उसमें गिनो कितना लाइन है, इसमें भी 3 ही लाइन दिखाया लगता है। ये 3-2 का कोई मतलब नहीं है। ओके, यहाँ पर ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, 3 है इसलिए कि थोड़ा अच्छा लग रहा है देखने में, ये एक्चुअली में होता थोड़े यहाँ पर। ये तो बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्ड को डिनोट करते हैं कैसे, एक स्ट्रेट लाइन से, समझे। हाइड्रोजन बॉन्ड को डैश डैश। क्या सवाल था आपका? ये 3 डॉट दिखाया गया है तो 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर। नहीं नहीं, एक तो ये ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है। ये दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये तीसरा है, ये इसका सिंबल है हाइड्रोजन बॉन्ड का, इस तरह से लाइन दिखाना, ठीक है, इस तरह से डिनोट करते हैं उसको, ठीक है। आप न्यूक्लियोटाइड से कहीं कंफ्यूज कर रहे होंगे, जिसमें आपने देखा था कि ए और टी के बीच में इन डीएनए देयर आर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट, और जी और सी के बीच में कितना हाइड्रोजन? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। 3 हाइड्रोजन। तो ये 2 और 3 आप इसलिए कंफ्यूज कर रहे हो, यहाँ भी वैसा सिंबल है, यहाँ लग रहा है 3 हाइड्रोजन, ऐसा बात नहीं है। आप एटम देखो ना, एक एटम तो एक ही बनाएगा, यहाँ पर 2, ये चूंकि एक लेटर है, एक न्यूक्लियोटाइड को एक लेटर से सिंबल किए, तो इस न्यूक्लियोटाइड में कितने हाइड्रोजन, कितने ऑक्सीजन, कितने कार्बन है, कितने नाइट्रोजन है, कई सारे हैं ना एटम्स। ओके, यहाँ पर सिंगल एटम है। ओके, दिस इज नॉट इक्वल टू दिस, ये सेम नहीं है। ये इससे ये पता लग रहा है कि जी और सी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है। इस एक को भी आप डाइसेक्ट कर सकते हो ऐसे ऐसे। जब इसका स्ट्रक्चर बनाओगे, मान लिया फुल केमिकल स्ट्रक्चर सारे बॉन्ड जैसे इसका है, ऐसे बनाओगे ग्वानिन का और फिर इधर साइटोसिन वाले न्यूक्लियोटाइड का, तो उन दोनों के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाओगे, और तीनों में हर 2 स्पीसीज इसके बीच में हाइड्रोजन, तीनों को 3 से शो करोगे, तीनों अलग अलग एटम पर होगा। ओके, इसको ए और टी के बीच में हर एक लाइन को 3-3 लाइन में लिखते, 6 लाइन, अच्छा लगता है देखने में बिना मतलब का। आर यू गेटिंग मी?
सर अल्फा हेलिक्स में भी तो 3 दिखाया गया है, तो आप बताए थे कि वो टर्न में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, 3 से 4, इसीलिए 3 दिखाया है। देखिए डैश लाइन सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है। ये टर्न में 3.6 अमाइनो एसिड्स हैं। एक टर्न कहाँ से शुरू हुआ? यहाँ से शुरू हुआ। अगर एक टर्न मानो, इसका कॉइलिंग ये घूम के आया यहाँ तक में, एक टर्न पूरा हो गया। इस बैकबोन में, बैकबोन ऑफ द पॉलीपेप्टाइड 3.6 अमाइनो एसिड समा गया, ठीक है। और हर अमाइनो एसिड अपने चौथे अमाइनो एसिड के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड किए हुए हैं। ओके, ये हाइड्रोजन बॉन्ड का सिंबल है डैश डैश लाइन। इसको 4-5 भी कर लो तो कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों को मिक्स मत कीजिए। 3.6 अमाइनो एसिड्स हैं एक टर्न में, और हर अमाइनो एसिड्स अपने बगल वाले टर्न के 3 या 4 अमाइनो एसिड के बाद उससे हाइड्रोजन बॉन्ड किए हुए हैं। यानी हर अमाइनो एसिड जो है एक दूसरे अमाइनो एसिड के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड किए हुए हैं अल्फा हेलिक्स में, हर अमाइनो एसिड एक्सेप्ट द अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट एट द एंड। ओके, यस लेकिन इसको ये मत समझो कि ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड है। दिस इज वन हाइड्रोजन बॉन्ड, दिस इज वन। देखो एक निगेटिवली चार्ज्ड स्पीसीज है यहाँ पर। कौन है यहाँ पर निगेटिवली चार्ज? कार्बोनिल, कार्बन वाला ऑक्सीजन। और ये पॉजिटिवली चार्ज है यहाँ हाइड्रोजन, कार्बोनिल नाइट्रोजन वाला हाइड्रोजन। तो एक एटम और दूसरे एटम के बीच में 3 बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे हो सकता है? ये 3 डैश लाइन से। थोड़ा तो लॉजिक लगाओ। एक एटम और यस दूसरे एटम के बीच में, एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है, जैसे ए, जी और सी के बीच में। जी भी एक मॉलिक्यूल है। दिस मॉलिक्यूल इज कंसिस्टिंग ऑफ नाइट्रोजनस बेस, राइबोज, सुगर एंड 1 फॉस्फेट ग्रुप। तो ये कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड है। दिस कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड इज वन मॉलिक्यूल। यू कैन कंसीडर वन मॉलिक्यूल रेसिड्यू, यू कैन कंसीडर। अगर अलग क्योंकि जुड़ा था तो एक एक मॉलिक्यूल है। अब पॉलीपेप्टाइड चेन में तब उसको मॉलिक्यूल नहीं कर सकते। 4 चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन नहीं, न्यूक्लियोटाइड है डीएनए के चेन में। पूरा का चेन, पूरा चेन जो है वो एक मॉलिक्यूल है, पॉलीमर। लेकिन उस पॉलीमर का जो मोनोमर है, दैट मोनोमर, सिंगल मोनोमर इज कंसिस्टिंग ऑफ मेनी एटम्स। आउट ऑफ ऑल दीज दोज, कितने एटम हो गए? बहुत सारे एटम हो गए। कार्बन के भी कम से कम जी और सी का एटीपी का स्ट्रक्चर याद करो। एक हो गया आपका एडेनिन, एडेनिन में 6 इधर आ गए कार्बन, और एक नाइट्रोजन, यानी 5 घट गया, 5 2 7, 7 और ये 5, 7 5 12, ठीक है ना। कम से कम 12, या हो सकता है एक आधा आगे पीछे छूट गया हो, तो 12 के लगभग कार्बन है एटम्स ही। अब हाइड्रोजन इससे और ज्यादा होंगे। ओके, कुछ ऑक्सीजन भी है क्योंकि राइबोज है। ओके, उसमें ऑक्सीजन है, पॉलीहाइड्रोक्सी है ये, तो ऑक्सीजन भी है।